पारिस्थितिकी पिरामिड अर्थ क्या है? खाद्य श्रृंखला के अलग अलग पोषक स्तरों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। जीवों की संख्या, बायोमास यानी कि जो जीव भार होता है वो, और ऊर्जा को पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। तो पहला है जीवों की संख्या, दूसरा है बायोमास और तीसरा है ऊर्जा। तो इनको क्या किया जाता है? पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। नीचे वाले स्तर सबसे बड़ा और ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता है। तो क्या होता है? नीचे वाले स्तर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो उत्पादक होता है, जो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। तो वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाता है, वो नीचे वाले स्तर पर आते हैं और ऊपर जाते जाते क्या होता है? छोटा हो जाता है। पोषक स्तर क्या है? एक होता है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हर्बीवोरस, और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता यानी कि कार्निवोरस, और चौथा है तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टॉप कार्निवोरस होता है। तो उत्पादक हो गया जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया? मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया? हर्बीवोरस, जो उस घास फूस को खाकर उस पेड़ पौधे से क्या ऊर्जा प्राप्त करता है, वो हर्बीवोरस हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता कार्निवोरस कौन है? उस जीव को खाकर जो अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? उस द्वितीयक उपभोक्ता कार्निवोरस को खाकर टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार जातियों की संख्या का पिरामिड यह दिखाता है कि हर स्तर पर जीवों की संख्या कितनी है। घास का मैदान सीधा पिरामिड है। पहले क्या होता है? घास जो होता है वो 1000 होता है। फिर उसके बाद खरगोश उस घास को खाता है तो उसे 50 मिलता है। फिर लोमड़ी उस खरगोश को खा लेती है तो उसे 5 मिलता है। फिर जो शेर है वो उस लोमड़ी को खा लेता है तो उसे क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो घास क्या हो गया? उत्पादक हो गया, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता, लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता, और शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता होगा। नीचे अधिक होता है और ऊपर सबसे कम होता है। वृक्ष पारितंत्र यानी कि उल्टा पिरामिड क्या होता है? परजीवी। एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष में 100 पक्षियां होती हैं, और पक्षियों के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े बैठे होते हैं उनके पंखों पर या उनके पैरों के पास, यानी कि पक्षियों के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो क्या है? 1000 है। तो सारी पक्षियों के ऊपर जो कीड़े हैं परजीवी बैठे हुए उनके क्या हो गया? 1000 हो गया। तो एक वृक्ष है उसमें 100 जो है पक्षी है और 100 से अधिक क्या है? परजीवी है, छोटी छोटी चींटी जैसे कीड़े होते हैं। तो यहाँ पेड़ पर बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षियों पर बहुत सारे परजीवी हैं, इसलिए उल्टा पिरामिड बनता है। बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड क्या है? स्थल पारितंत्र सीधा होता है। जैसे घास है, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खा गया। तो पौधों का जीव भार सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से उनको भोजन मिल जाता है। हिरण क्या है? घास पर निर्भर है। अगर हरी घास है तो हिरण जीवित है, और घास नहीं तो हिरण नहीं होगा। और अगर हिरण है तभी शेर जीवित रह सकेंगे। तो क्या हो गया? पौधे का जीवन भार जो है सबसे अधिक होता है। जलीय परितंत्र उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? प्लवक जो है कम जीवभार है, क्योंकि जो प्लवक जो पानी के अंदर सूर्य के प्रकाश के से जो पौधे होते हैं उनको उनको बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है पानी के अंदर बहुत कम पड़ता है, ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, तो क्या होता है? प्लवक कम होते हैं। छोटी मछलियाँ होती हैं, तो बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, वो उस प्लवक को जो छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, वो बड़ी मछलियाँ छोटी-छोटी मछलियों को खाती हैं। तो प्लवक तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन एक समय उनका जीवभार कम हो जाता है, इसलिए जलीय तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है। क्यों उल्टा पिरामिड बनता है? क्योंकि जीवभार जो प्लवक है उसकी जो जीवभार है वो कम है, कम ऊर्जा प्राप्त होता है, वो कम होता है। छोटी मछलियाँ उससे उससे कम भार की होती है। छोटी मछलियाँ क्या होती है? उससे कम भार की होती है, लेकिन बड़ी मछली का भार बहुत अधिक होता है। हज़ारों छोटी मछलियों की संख्या में क्या होती है? बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो बड़ी मछली का भार अधिक होता है, फिर उसके बाद छोटी मछली का भार होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लवक का भार होता है। इसलिए जलीय तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। हर स्तर पर 90% ऊर्जा नष्ट होती है, केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर मिलती है। इसे 10% नियम या लिंडेमान लॉ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 10% का नियम कहते हैं या लिंडेमान लॉ कहते हैं। ऊर्जा में पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। अब खाद्य श्रृंखला चयन क्या है? पौधे से शुरू होकर एक जीव दूसरे जीव तक भोजन के हस्तांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या होता है? पौधे से शुरू होता है, फिर एक जीव को दूसरा जीव खाता है, दूसरे जीव को तीसरा जीव खाता है, इस तक भोजन के हस्तांतरण का श्रृंखला क्या होता है? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास हुआ, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, ये
खाद्य श्रृंखला है। या फिर कैसे हो सकता है, पौधा है, पौधे को टिड्डे ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जो श्रृंखला के रूप में एक प्रवाह में एक सीधी रेखा में जा रहा हो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल किसे कहते हैं, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो खाद्य जाल कहते हैं, मतलब जाल बन जाता है। ऑप्शन में बहुत सारे होते हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को सांप भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है, तो टिड्डे को सांप भी खाएगा, मेढक भी खाएगा। मेढक को जो है सांप भी खा सकता है, बाज भी खा सकता है, तो मेढक को सांप ने खाया। इस प्रकार से जो है वो ऑप्शन में बहुत कुछ होता है, मतलब ऑप्शन में 2-3 होते हैं ना, उसे खाद्य जाल कहते हैं। एक जीव कई जीवों का भोजन बन सकता है, इसे परितंत्र स्थिरता कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परितंत्र की स्थिर रहता है। इससे क्या होता है, परितंत्र स्थिर होता है। एक जीव समाप्त भी हो गया तो किसी और जीव से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, खाद्य श्रृंखला सीधी होती है, खाद्य जाल जटिल होता है। और ये स्थिरता, खाद्य श्रृंखला कम होती है, खाद्य जाल अधिक होता है। और विकल्प क्या है, खाद्य श्रृंखला नहीं होता, खाद्य श्रृंखला क्या है, नहीं होता है। और खाद्य जाल होते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, एक विचार है, वो रियल में नहीं होता। रियल में क्या होता है, ऑप्शन में बहुत कुछ हो जाता है। सांप को अगर मेढक नहीं हुआ, मेढक नहीं मिला तो वो चींटी को खा लेता है। सांप को चींटी के अलावा वो चूहे को खा सकता है। तो ये ऑप्शन में बहुत कुछ होता है खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक श्रृंखला में नहीं है, मेढक नहीं रहा तो सांप मर गया, उसको खाने के लिए कुछ और नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला नहीं होता और खाद्य जाल रियल में होता है, वास्तविकता में होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जलीय बायोमास पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि उसमें जो है पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए वो उल्टा हो जाता है। 10% नियम बहुत महत्वपूर्ण है जो लिंडीमैन का नियम कहलाता है। खाद्य जाल परितंत्र को स्थिर बनाता है, खाद्य जाल जो है परितंत्र को क्या करता है, स्थिर बनाता है। आसानी से समझने वाले, तो खाद्य पिरामिड, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल साफ दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी पिरामिड क्या है, ऊर्जा पिरामिड है। एनर्जी पिरामिड ही क्या है, ऊर्जा पिरामिड है। इसमें क्या है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो खुद अपने सूर्य के प्रकाश से क्या बनाता है, अपने लिए भोजन बनाता है सूर्य इस प्रकाश संश्लेषण से, तो उसे क्या है 100% मिलता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, जैसे कि खरगोश हो गया, उसे क्या है 10% वो घास को खाकर 10% ही ऊर्जा ले पाएगा और 10% ही ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा। अब उसे किसने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। लोमड़ी ने खाया उसे तो उसे सिर्फ 1% मिला। फिर उसके बाद लोमड़ी को शेर ने खा लिया, शेर को 0.1% मिला, यानी कि शेर को उससे भी कम ऊर्जा प्राप्त हुई। और शेर के मरने के बाद जो है उसे जो है बाज ने खा लिया तो उसे 0.01% मिलेगा, यानी उसे और कम ऊर्जा प्राप्त होगी। इसे ही डिकम्पोजर कहते हैं, सन एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। फिर आ गया एनर्जी पिरामिड को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, जो कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो घास हो गया जो कि प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, खरगोश हो गया, तो खरगोश को थोड़ा कम एनर्जी प्राप्त होगा। खरगोश को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप को थोड़ा कम एनर्जी प्राप्त होगा। और फिर सांप को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया, तो उसे उससे भी कम एनर्जी प्राप्त होगी। इस प्रकार क्या होता है, लिंडीमैन का नियम चलता है कि घास को खाने वाले को 10%, इस प्रकार से 10-10% करेंगे तो लिंडीमैन का नियम लागू होता है। ये हो गया डी क्रॉस इन डायग्राम, ये वही सब है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस प्रकार से। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, एक सरल सीधी लाइन होती है। जैसे पौधा को खरगोश ने खाया, खरगोश को सांप ने खाया, सांप को शेर ने खाया, इस प्रकार से पौधे को खरगोश ने खा लिया। तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। टिड्डा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और टिड्डे को किसने खाया है, मेढक ने खाया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। और बाज ने किसे, गिद्ध ने किसे खा लिया, मेढक को खा लिया, तो वो जो है क्या बोल सकते हैं, तृतीय कंज्यूमर हो गया, टॉप का कंज्यूमर होगा। चेन क्या है, फूड चेन क्या है, तो ये बता रहे हैं फूड चेन क्या है। फूल को किसने खाया, तितली ने उससे ऊर्जा प्राप्त किया। तितली को किसने खाया, चूहे ने खा लिया, चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया, सांप को गिद्ध ने खा लिया। इस तरह से फूड चेन होता है। और फूड वेब क्या है,
घास को खरगोश ने खाया, गिलहरी ने खाया, चूहे ने खाया, नहीं टिड्डे ने खाया, घास को खरगोश ने खाया और गिलहरी ने खाया, टिड्डे ने खाया। अब खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रहा है, गिद्ध खा रहा है और फिर कौन खा रहा है? घास को हिरण भी खा रही है। इस प्रकार से चेन बना होता है। और लोमड़ी सिर्फ खरगोश नहीं खा रहा है, वो क्या गिलहरी को भी खा रहा है, चूहा को भी खा रहा है, हिरण को भी खा रहा है। और चिड़िया भी क्या कर रही है? चिड़िया भी छोटे छोटे जीव को खा रही है जो घास को खा रहे हैं। टिड्डा को खा रही है चिड़िया, टिड्डा को और कौन खा रहे हैं? चूहा खा रहे हैं। इस प्रकार से जाल बना होता है। टिड्डा क्या कर रहा है? पौधे से नहीं खा रहा है तो पेड़ से खा रहा है, पत्ती के पेड़ के पत्तियों को खा रहा है, गिद्ध खा रही है। इस प्रकार से क्या होता है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि उनके पास और भी ऑप्शन है। अगर घास नहीं हुआ तो पेड़ की पत्तियां खाएंगे, पेड़ की पत्तियां नहीं हुई तो इस प्रकार से उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये क्या है? फूड वेब है, खाद्य जाल होगा। ये क्या होगा? खाद्य जाल होगा। खाद्य जाल क्या है? कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिससे जाल सी बनती है। इसे अधिक कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक दिखाया जाता है। एनसीईआरटी में क्या बताया है? पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर होते हैं। जीवों की संख्या, बायोमास यानी कि जीव भार और ऊर्जा को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पोषण स्तर, उत्पादक हरे पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? शीर्ष शिकारी होता है। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार है। संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या दर्शाता है। घास के मैदान में सीधा पिरामिड होगा, घास जो है बहुत सारा घास होगा, फिर उससे कम खरगोश होगा, घास क्या है बहुत सारा होगा और बहुत सारे खरगोश होंगे जो कि उस घास को खाएंगे। और खरगोश से कम क्या होगा? लोमड़ी होगा। घास से कम खरगोश है, खरगोश जो कि घास को खा रहा है, तो खरगोश से कम क्या होगा? लोमड़ी होगा जो कि उस खरगोश को खा रहा है। और लोमड़ी से क्या होगा? शेर होगा, शेर क्या हो रहा है? उस लोमड़ी को खाएगा। तो नीचे अधिक होता है, ऊपर कम होता है। अब घास अधिक होगा तभी तो बहुत सारे खरगोश उसे खा पाएंगे और 3-4 खरगोश खाने के बाद ही एक लोमड़ी का पेट भरेगा, तो लोमड़ी भी कम होगी। लोमड़ी कम है तो शेर भी 1-2 लोमड़ी खाकर शेर का पेट भरेगा। तो ऐसे होता है कि नीचे अधिक होता है, ऊपर कम होता है। वृक्ष परितंत्र में उल्टा पिरामिड है। एक पेड़ होता है, एक पेड़ से वो जो पेड़ है वो उत्पादक हो गया। एक पेड़ में कई पक्षियां बैठी होती हैं, यानी कि एक पेड़ से कई पक्षियों को लाभ हो रहा है। कई पक्षी हुए, उन्हें बहुत सारे परजीवी होते हैं, कई पक्षियों के ऊपर बहुत सारे परजीवी होते हैं, तो एक पक्षी के अंदर बहुत सारे परजीवी, तो ये उल्टा होता है। बायोमास का पिरामिड क्या है? प्रत्येक स्तर पर कुल जीव भार दिखाता है, यानी कि स्थलीय परितंत्र सीधा होता है, पौधे का जीव भार सबसे अधिक होता है। जलीय परितंत्र क्या होता है? बायोमास में उल्टा होता है, फाइटोप्लवक का जीव भार कम होता है, यानी कि मछलियों का अधिक होता है। क्या होता है? मछलियों का अधिक होता है। फाइटोप्लवक का जीव भार कम होता है, मछलियों का अधिक होता है, क्योंकि प्लवक तेजी से पुनरुत्पाद करते हैं। प्लवक क्या करते हैं? तेजी से पुनरुत्पाद करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड एनसीईआरटी के अनुसार हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। 10% का नियम, हर पोषक स्तर से केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, इसलिए ऊर्जा ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक क्रमिक स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। चराई खाद्य श्रृंखला पौधे हो गया, शाकाहारी हो गया और मांसाहारी। पौधे को कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं, जैसे कि हिरण हो गया। हिरण को कौन खाएगा? मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर हो गया। इस प्रकार से ये सीधा होता है। अब घटित जाल श्रृंखला क्या है? ये किसका पढ़ रहे हैं हम? खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अब घटित खाद्य श्रृंखला मृत पदार्थ है, उसको अपघटक होता है, उसका उपभोक्ता होता है। इस प्रकार से संगठित खाद्य श्रृंखला होगा। खाद्य जाल क्या है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो खाद्य जाल बनता है। फूड वेब इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि एक जीव के लिए भोजन के कई विकल्प होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऊर्जा पिरामिड जो है उल्टा नहीं होता, वो सीधा ही होता है। जलीय तंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। जो जलीय तंत्र होता है उसमें बायोमास पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। डेट्रिट्यूज फूड चेन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फूड वेब परितंत्र को स्थिर बनाता है। तो फूड वेब क्या होता है? परितंत्र को स्थिर बनाता है। करंट अफेयर में क्या दिया है? ऊर्जा पिरामिड और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। जब तापमान बढ़ता है उत्पादक यानी कि प्लांट फाइटोप्लांक्टन प्रभावित होते हैं, पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होते हैं, ऊपर के पोषण स्तर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
उत्पादक फिर पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। ऊपर के पोषक स्तर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से फाइटोप्लवक कम, मछलियाँ कम, फिर सील कम, पोलर बियर प्रभावित होते हैं। तो फाइटोप्लवक कम होते हैं, फिर मछलियाँ कम होती है, सील कम होता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से क्या हो रहा है, उनकी संख्या में प्रभाव पड़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण हो रहा है। मछली कम होगी तो सील तो कम होगा ही, फिर पोलर बियर भी प्रभावित होते हैं इससे। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज के कारण जो है खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। ओशियन वार्मिंग और बायोमास पिरामिड। समुद्र में तापमान वृद्धि से फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा घट रही है। मरीन फूड चेन कमजोर हो रहा है। जलीय बायोमास पिरामिड पहले से ही घटता होता है, उल्टा होता है। यह और अस्थिर हो सकता है। यह फिशरी इंडस्ट्री को भी प्रभावित करता है। तो जो मछली उत्पादन है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। टिड्डे हमले। भारत और अफ्रीका में टिड्डे हमले 2020 के बाद बार बार चर्चा में है। क्यों, टिड्डा उत्पादकों यानी कि फसल को खा जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर अचानक बढ़ जाते हैं। फूड चेन इम्बैलेंस हो जाता है। इससे पूरा पारिस्थितिक पिरामिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर और फूड वेब स्टेबिलिटी। भारत में बाघ संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि टाइगर अपेक्स प्रेडेटर है। अगर शेर शिकारी खत्म हो जाए तो हिरण बढ़ेंगे, वनस्पति कम होगी, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होगा। इसे ट्रॉपिक कैस्केड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक कैस्केड कहते हैं। कोविड-19 और फूड चेन। लॉकडाउन के समय कई जगह वाइल्ड लाइफ मूवमेंट बढ़ी, मानव हस्तक्षेप कम हुआ। यह दिखाता है मानव भी फूड वेब का हिस्सा है और मानव गतिविधि जाल खाद्य को प्रभावित करती है। जीएम क्रॉप्स और फूड चेन। बीटी कॉटन जैसे फसलें कीटों को मारती हैं। प्राइमरी कंज्यूमर प्रभावित होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बायोडायवर्सिटी और फूड वेब चर्चा होती है। जो कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उससे क्या हो रहा है, बीटी कॉटन से या फिर कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई दिया जा रहा है, तो जहर का काम क्या होता है कि प्राइमरी को वो लेट से मतलब देरी से प्रभावित करता है, और जो लास्ट के जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें क्या होता है, वो जल्दी प्रभावित होते हैं। तो मरे हुए अगर टिड्डों को, कीड़ों को अगर गिद्ध खाएगा तो गिद्ध जल्दी खत्म होंगे, उनकी किडनी पर ज़्यादा असर पड़ता है जहरों का। तो इसलिए गिद्ध भी खत्म होते जा रहे हैं भारत में। इन्वेसिव स्पीशीज आक्रामक प्रजाति। वाटर हाइसिंथ और अफ्रीकन कैटफिश ये स्थानीय खाद्य जाल को बिगाड़ देती है। ये क्या करती है, स्थानीय खाद्य जाल को बिगाड़ देती है। नेटिव स्पीशीज खत्म, इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। तो इकोसिस्टम जो है इंस्टेबिलिटी हो जाती है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है, ऊर्जा पिरामिड का प्रभाव समझाइए। ट्रॉपिक कैस्केड क्या है। इनवासिव स्पीशीज कैसे खाद्य जाल को प्रभावित करती है। ओशियन वार्मिंग का मैरीन फूड चेन पर प्रभाव। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन और बायोडायवर्सिटी लॉस, फूड वेब कोलैप्स, अपेक्स प्रेडेटर रिमूवल, ट्रॉपिक्स कैस्केड, ओशियन एसिडिफिकेशन, मरीन पिरामिड इंस्टेबिलिटी। करंट अफेयर के हिसाब से एमसीक्यू देखें तो हाल के वर्षों में समुद्री तापमान वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। तो समुद्री तापमान का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा फाइटोप्लवक पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, फाइटोप्लवक पर पड़ता है। यदि किसी परितंत्र में शीर्ष शिकारी समाप्त हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जैव आवर्धन, ट्रॉपिक स्केडेड पारिस्थितिक उत्तराधिकार, जैव विविधता ह्रास। तो इसे जैव विविधता का ह्रास कहते हैं, डी कहते हैं। 10% नियम लिंडेमान के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 काल ऊर्जा उपलब्ध है, कैलोरी उपलब्ध है, तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर लगभग कितना ऊर्जा उपलब्ध होगा, 10,000 का 2,000 होगा। ये होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलीय परितंत्र के बायोमास पिरामिड के संदर्भ में सही है। तो बायोमास पिरामिड, जलीय परितंत्र, यह सदैव सीधा होता है, यह सदैव उल्टा होता है, या उल्टा हो सकता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो यह उल्टा हो सकता है। जलीय परितंत्र में बायोमास में क्या होता है, जो जलीय परितंत्र में सदैव उल्टा होता है, बी होगा शायद, बी होगा चौथा का। आक्रामक प्रजातियां केवल उत्पादक स्तर पर
यानी कि आक्रामक प्रजातियां मुख्यतः किसे प्रभावित करती हैं? केवल उत्पादक स्तर पर, केवल तृतीयक उपभोक्ता पर, संपूर्ण खाद्य जाल पर, केवल अपघटक पर, तो संपूर्ण खाद्य जाल पर करता है। सी होगा। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राथमिक उत्पादकों की संख्या घटती है, जो प्राथमिक उत्पादक है उसकी संख्या यदि घट रही है तो इसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा? यदि जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राथमिक उत्पादक है उसकी संख्या घटती है तो सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा? द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता पर। सी होगा। जैव आवर्धन किससे संबंधित है? बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन ऊर्जा प्रवाह से, पोषक तत्व चक्र से, विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ाना, खाद्य जल की स्थिरता। तो सी होगा। सी होगा। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिर क्यों है? इसमें ऊर्जा अधिक होती है, इसमें पोषक स्तर कम होता है, इसमें वैकल्पिक भोजन स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो सी होगा। पहला कब भी है हमारा, दूसरा गलत है, दूसरा कब भी होना चाहिए था, तीसरा भी गलत है, तीसरा कब भी होना चाहिए था, चौथा का सी होना चाहिए था, पांचवा सही है, छठवां सही, सातवां आठवां भी सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि किसी परितंत्र की शीर्ष शिकारी समाप्त हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। 10%। दूसरा हो गया 10% नियम लिंडेमैन के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 कैलोरी है, 20,000 का 10%, तो 2,000 तो होगा। 10% ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता पर, अच्छा उत्पादक बोल रहे तो उत्पादक 2,000 होगा तो द्वितीयक पर 200 होगा। हाँ 200 होगा। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलीय परितंत्र के बायोमास पिरामिड के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है या उल्टा हो सकता है? तो जलीय परितंत्र जो है उल्टा हो सकता है। इसका आंसर होगा सी। सदैव उल्टा नहीं होता, या उल्टा हो सकता है, ये आंसर होगा। अब देखते हैं एमसीक्यू 2026 के लिए। यदि किसी समुद्री परितंत्र में फाइटोप्लावक की संख्या जलवायु परिवर्तन के कारण घटती है तो सबसे पहले कौन से स्तर प्रभावित होगा? फाइटोप्लावक मतलब ये क्या होता है? सवाल होता है। जैसे जमीन पर पौधे होते हैं उसी प्रकार से समुद्र में क्या होता है? फाइटोप्लावक होता है। तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा? पहला का सी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा। किसी परितंत्र से शीर्ष शिकारी हटाने पर शाकाहारी जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, यह घटना कहलाती है। शीर्ष शिकारी हटाने पर शाकाहारी जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। जैव विविधता नहीं, ट्रॉफिक कैस्केड, पारिस्थितिक संतुलन, ऊर्जा पिरामिड। तो बी होगा इसका आंसर। दूसरा का बी होगा। ट्रॉफिक कैस्केड कहलाएगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? ऊर्जा का उत्पादन ऊपर अधिक होता है। नहीं। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। नहीं। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि होती है। हाँ, प्रत्येक स्तर पर क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती जाती है। उपभोक्ता अधिक होते हैं। नहीं। सी होगा। तीसरा का सी होगा। जलीय परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा हो सकता है। क्यों? मछलियां पौधों से भारी होती है। फाइटोप्लावक का जीव भार कम परंतु प्रजनन दर अधिक होती है। अपघटक अधिक होते हैं, ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है। तो मछलियां पौधों से अधिक से भारी होती है। सी होगा। चौथा का ए होगा शायद। यदि किसी संख्या में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो जो शीर्ष शिकारी होता है ना उस पर सबसे अधिक जहर का प्रयोग पड़ता है। तो डी होगा। खाद्य जाल की स्थिरता का प्रमुख कारण है ऊर्जा की अधिकता, कम पोषण स्तर, वैकल्पिक खाद्य मार्गों की उपलब्धता। तो सी होगा। खाद्य जाल में जो है विकल्प अधिक होते हैं। सातवां 10% के नियम अनुसार यदि प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर 1,000 कैलोरी ऊर्जा है तो तृतीयक उपभोक्ता यानी कि बीच में द्वितीयक आएगा जिसका 100 होगा, तृतीयक का क्या होगा? 10 होगा। स्तर पर लगभग कितनी ऊर्जा होगी? तो 10 होगी। बी होगा। सातवां का बी होगा। आठवां निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा प्रवाह द्विदिश यानी दोनों दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखला अधिक स्थिर होता है। खाद्य जाल में कई जाल श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। ऊर्जा पिरामिड उल्टा होता है। तो खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। तो सी होगा। आठवां का सी होगा। 9 समुद्री अम्लीकरण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्राथमिक उत्पादकों पर,
कैल्शियम युक्त जीवों पर, केवल मछलियों पर, केवल अपघटों पर, तो समुद्री अम्लीकरण का मुख्य प्रभाव पड़ता है केवल अपघटकों पर, प्राथमिक उत्पादकों पर, कैल्शियम युक्त जीवों पर भी होगा, लवणों का भी होगा। यदि किसी परितंत्र में अपघटक समाप्त हो जाए तो सबसे अधिक प्रभावित होता है। अपघटक समाप्त हो जाए तो ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व, केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, तो ऊर्जा प्रवाह जो है पोषक तत्व चक्र समाप्त हो जाएगा। बी होगा 10वां का। पहला का सी सही, दूसरा का बी सही, तीसरा सी सही, चौथा का बी होना चाहिए था, पांचवा का डी सही है, छठवां का सी सही है, सातवां का बी सही, आठवां का सी सही है, 9वां बी और 10वां बी, तो चौथा देखना पड़ेगा। जलीय परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि बी होगा फाइटोप्लवक का जीव भार कम परंतु प्रजनन दर अधिक होती है, तो बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा।